20 साल का रोहन एक प्रांतीय विश्वविद्यालय में अंतिम वर्ष का छात्र था। वह शहर के बाहरी इलाके में एक छोटे से जर्जर घर में अपनी बीमार माँ और एक गंभीर दुर्घटना के बाद काम करने की क्षमता खो चुके पिता के साथ रहता था। पिता के इलाज के लिए गए भारी कर्ज के कारण रोहन का परिवार कर्ज में डूबा हुआ था। हर दिन रोहन सुबह 5 बजे उठता, पास की एक बेकरी के लिए डिलीवरी का काम शुरू करता, फिर कुछ फटी पुरानी किताबें अपने पुराने बस्ते में डालकर जल्दी से कॉलेज चला जाता। क्लास के बाद वह एक ढाबे पर अतिरिक्त काम करने के लिए दौड़ पड़ता, इस उम्मीद में कि वह हर दिन ब्याज चुकाने के लिए पर्याप्त पैसे कमा लेगा। उस दिन जब रोहन घर पहुंचा तो उसने अपनी माँ को एक सड़ी हुई लकड़ी की कुर्सी पर सिकुड़कर बैठे देखा। उनकी आंखें लाल थीं। उनके सामने एक अधेड़ उम्र का हट्टा कट्टा आदमी गुस्से से भरा चेहरा लिए बैठा था। वह शर्मा जी थे, इस इलाके के एक कुख्यात साहूकार। रोहन कहाँ है? उसे यहाँ बुलाओ। शर्मा जी जोर से चिल्लाए। उनकी कर्कश आवाज खामोश माहौल में हथौड़े की तरह लगी। रोहन ने अंदर कदम रखा, अपना हेलमेट मेज पर रखा और थके हुए भाव से शर्मा जी को देखा। मैं यहाँ हूँ शर्मा अंकल, मुझे पता है मैं कर्ज चुका दूंगा, लेकिन कृपया मेरे परिवार को कुछ और दिन दें। मैं कोशिश कर रहा हूँ। शर्मा जी फीकी हंसी हंसे। उनकी उंगलियां मेज पर ताल ठोक रही थीं। कोशिश, लेकिन हर महीने तुम कम देते हो। मैं साफ साफ कहता हूँ, अगर तुमने 3 दिनों में पूरा भुगतान नहीं किया तो मैं यह घर ले लूँगा। तब तुम्हारा पूरा परिवार सड़क पर सोएगा। रोहन की माँ रो पड़ी। उनके हाथ मजबूती से एक पुराने रुमाल से बंधे हुए थे। साहब, हमारे पास सच में कुछ नहीं बचा है, कृपया हमें और समय दें। रोहन ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, लेकिन उसने कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। वह जानता था कि शर्मा जी से जितना अधिक वह बहस करेगा, उसकी माँ उतनी ही अधिक पीड़ित होगी। शर्मा जी के जाने के बाद घर में माहौल भारी हो गया। रोहन की माँ ने अपने बेटे को देखा। उनकी आवाज़ भर्रा गई। रोहन, मुझे माफ़ कर दो। अगर यह मेरे और तुम्हारे पिता के लिए नहीं होता तो तुम्हें इतना कष्ट नहीं सहना पड़ता। ऐसा मत कहो। माँ, रोहन ने थकी हुई आवाज़ में जवाब दिया, मैं इसका ध्यान रखूंगा। मैं कर्ज चुकाने का कोई रास्ता खोज लूंगा। तुम बस आराम करो। लेकिन कैसे? रोहन अपने तंग कमरे में छोटे से बिस्तर पर लेटा छत को घूर रहा था और सोच रहा था। कर्ज बहुत बड़ा था और उसके पार्ट टाइम काम से मिलने वाले पैसे से मुश्किल से रोज का खर्च चलता था। ब्याज चुकाने की तो बात ही छोड़ो। भारी दबाव रोहन को कुचलने वाला था। वह पढ़ाई छोड़कर पूरा समय काम करना चाहता था, लेकिन उसकी माँ ने इसका कड़ा विरोध किया। चाहे हम कितने भी गरीब क्यों ना हो, तुम्हें अपनी पढ़ाई पूरी करनी होगी। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी तरह पूरी जिंदगी दुख में जियो। रोहन ने आह भरी। निराशा और लाचारी की भावना उसके दिल में उमड़ पड़ी। ऐसा लग रहा था कि जिंदगी उसे एक ऐसी अंधी गली में धकेल रही है जहां से कोई रास्ता नहीं निकलता। अगले दिन रोहन ने एक और दिन की शुरुआत नींद की कमी के कारण गहरी आंखों से की। उसने खुद से कहा कि उसे कर्ज चुकाने का रास्ता खोजने के लिए और अधिक मेहनत करनी होगी। लेकिन शर्मा जी द्वारा दी गई समय सीमा का उलटी गिनती उसके मन में लगातार गूंज रही थी। उस छोटे से कैफे में जहां रोहन काम करता था, सुबह की रोशनी कांच की खिड़कियों से छनकर उन साफ लकड़ी की मेजों पर पड़ रही थी, जिन्हें उसने अभी अभी पोंछा था। रोहन काउंटर के पीछे खड़ा था, एक खुशनुमा चेहरा बनाए रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके अंदर एक तूफान चल रहा था। दरवाजे की घंटी बजी और एक महिला अंदर आई। वह माया देवी थी। उन्होंने हल्के हरे रंग की रेशम की साड़ी पहनी हुई थी। उनके सफ़ेद बाल एक गौन जुड़े में बंधे हुए थे।
और उनका चेहरा बड़ी ही नज़ाकत से सजाया गया था। उनकी उपस्थिति में एक शान थी, लेकिन थोड़ी ठंडक भी थी, जिसने रोहन को उत्सुक कर दिया। नमस्ते, माया देवी ने कहा। उनकी आवाज़ नरम लेकिन अधिकारपूर्ण थी। नमस्ते मैडम, आप क्या लेना चाहेंगी? रोहन ने विनम्रता से पूछा। उसके हाथ जल्दी से नोटपैड तक पहुंच गए। एक कप ग्रीन टी, उन्होंने कहा। उनकी आंखें रोहन पर ऐसे टिकी थीं जैसे वे उसका मूल्यांकन कर रही हों। रोहन ने सिर हिलाया, जल्दी से चाय तैयार की और उसे उनके सामने मेज पर रख दिया। ये रही आपकी चाय। मैडम, क्या आपको और कुछ चाहिए? माया देवी हल्की सी मुस्कुराई, एक क्षणभंगुर मुस्कान जिसमें कुछ अप्रत्याशित था। क्या तुम थोड़ी देर यहाँ बैठ सकते हो? रोहन थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन फिर भी जवाब दिया, जी, मैं किसी को अपनी जगह बुलाकर आपके साथ बैठता हूँ। जब रोहन माया देवी के सामने बैठा तो उनकी आंखें उसे घूरती रहीं, जैसे वे उसके हर बचाव को भेदना चाहती हों। तुम्हारा नाम क्या है? जी, मेरा नाम रोहन है, उसने जवाब दिया। माया देवी की अचानक रुचि से थोड़ा असहज महसूस कर रहा था। तुम्हारा परिवार कैसा है? इस अप्रत्याशित सवाल ने रोहन को चौंका दिया। उसकी आंखें कहीं और देखने लगीं। उसकी आवाज़ धीमी हो गई। जी, मेरा परिवार थोड़ी मुश्किल में है। माया देवी ने सिर हिलाया। एक हल्की मुस्कान उनके चेहरे पर दिखाई दी। मैंने सुना है कि तुम बहुत मेहनती हो। तुम्हारे जैसे दृढ़ संकल्प वाले युवा ज्यादा नहीं होते। धन्यवाद मैडम, रोहन ने उत्तर दिया। अभी भी यह नहीं समझ पा रहा था कि वह क्या कहना चाहती हैं। कुछ मिनट की खामोशी के बाद माया देवी ने अपनी चाय का कप मेज पर रखा। उनकी आंखें और गंभीर हो गईं। क्या तुम जानते हो कि मैं तुमसे क्यों बात करना चाहती हूँ? रोहन ने अपना सिर हिलाया। जी, मुझे नहीं पता। माया देवी ने अपनी जेब से एक बिजनेस कार्ड निकाला और उसे मेज पर रख दिया। मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रस्ताव है। अगर तुम मान जाते हो तो मैं तुम्हारे परिवार का सारा कर्ज चुका दूंगी। तुम्हारी माँ के लिए एक स्थिर जीवन सुनिश्चित करूंगी और तुम्हारा भविष्य भी। रोहन स्तब्ध रह गया। उसकी आंखें माया देवी को घूर रही थीं। क्या आप सच कह रही हैं? लेकिन आप मेरी मदद क्यों करना चाहती हैं? माया देवी की मुस्कान और भी ठंडी हो गई। शर्त बहुत सरल है। तुम्हें बस मुझसे शादी करनी है। मेरे कानूनी पति बनना है। वे शब्द रोहन के दिमाग में एक बम की तरह फटे। उसने माया देवी को देखा। जो कुछ उसने सुना था उस पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। आपसे शादी? लेकिन मैं ही क्यों? माया देवी ने कंधे उचकाए। उनकी आवाज सपाट थी। तुम्हें कारण जानने की जरूरत नहीं है। बस यह जान लो कि यह तुम्हारी वर्तमान कठिनाइयों से बचने का एकमात्र अवसर है। ध्यान से सोचो। तुम्हारे पास जवाब देने के लिए 3 दिन है। वह उठी, अपना हैंडबैग ठीक किया और कैफे से बाहर चली गई, रोहन को अवाक छोड़कर। उसकी आंखें व्यस्त सड़क पर उनके ओझल होते साय का पीछा करती रहीं, लेकिन उसका दिमाग उथल पुथल में था। उनसे शादी, यह अविश्वसनीय था। उस रात रोहन एक बेचैन मन के साथ घर लौटा। माया देवी का प्रस्ताव उसके दिमाग में एक बुरे सपने की तरह गूंज रहा था, जिसे वह दूर नहीं कर पा रहा था। वह अपने जर्जर घर के छोटे से बिस्तर पर चुपचाप बैठा था। उसकी आंखें पुरानी दीवार पर टिकी थीं। मुझे क्या करना चाहिए? रोहन ने मन ही मन सोचा। उसका दिमाग अनगिनत सवालों से घूम रहा था। बाहर उसकी माँ खांस रही थी, एक कर्कश गहरी खांसी जो रोहन के दिल में दर्द पैदा कर रही थी। वह लकड़ी की कुर्सी पर बैठी थी। उसके पतले हाथ एक पुराने तौलिए को कसकर पकड़े हुए थे। उसकी चिंतित आंखें अपने बेटे को देख रही थीं। रोहन, क्या तुम आज थक गए हो? मैंने देखा कि तुम रोज से देर से आए हो। नहीं माँ, सब ठीक है, बस मैं थोड़ा व्यस्त था।
उसकी माँ ने धीरे से आह भरी। उसकी आवाज़ धीमी लेकिन दुख से भरी थी। मुझे पता है कि तुम परिवार के लिए बहुत पीड़ित हो। अगर मैं और तुम्हारे पिता इतने लाचार नहीं होते तो तुम्हें इतना कुछ नहीं सहना पड़ता। ऐसा मत कहो। रोहन ने बीच में ही टोक दिया। उसकी आवाज़ तेज हो गई। ये आपकी या पिताजी की कोई गलती नहीं है। मैं कोई रास्ता खोज लूँगा। मैं वादा करता हूँ। लेकिन वह वादा रोहन के दिमाग में बहुत कमज़ोर लग रहा था जब उसने बढ़ते कर्ज और शर्मा जी द्वारा दी गई समय सीमा के बारे में सोचा। 1 सप्ताह, सिर्फ 1 सप्ताह, और आवश्यक राशि अकल्पनीय थी। अगली सुबह जब रोहन कैफे में सफाई कर रहा था, एक मोटरसाइकिल सीधे दरवाजे के सामने आकर रुकी। ये शर्मा जी थे, उसके परिवार के साहूकार। शर्मा जी एक जानलेवा भाव के साथ अंदर घुसे। रोहन, कहाँ है? तुरंत बाहर आओ। रोहन ने गहरी सांस ली, शांत रहने की कोशिश की और बाहर निकला। जी, मैं यहाँ हूँ। शर्मा जी ने उसे सिर से पैर तक देखा। उनकी आंखें तेज थीं। मैंने साफ कह दिया था, 1 हफ्ते में पूरा भुगतान करना होगा। आज तीसरा दिन है। तुमने कितना तैयार किया है? रोहन ने सिर झुकाया। उसकी आवाज़ धीमी थी। जी, मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन रकम बहुत बड़ी है। कृपया मुझे थोड़ा और समय दें। समय? शर्मा जी फीकी हंसी हंसे। उनकी आवाज़ व्यंग्य से भरी थी। क्या तुम्हें लगता है कि मैं कोई चैरिटी संगठन हूँ? अगर तुम पूरा भुगतान नहीं करते तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को सड़क पर खींच लाऊंगा। जब ऐसा हो तो मुझे दोष मत देना। शर्मा जी के कठोर शब्द रोहन के दिल में नमक की तरह चुभ रहे थे। वह विरोध करना चाहता था, चिल्लाना चाहता था, लेकिन डर और लाचारी ने उसकी हर भावना को दबा दिया। मैं आपसे विनती करता हूँ, बस कुछ और दिन। मैं वादा करता हूँ कि मैं पूरा भुगतान कर दूंगा। शर्मा जी ने उसे एक पल के लिए घूरा, फिर मुस्कुराए। ठीक है, मैं तुम्हें 2 और दिन देता हूँ, लेकिन याद रखना, अगर 2 दिनों में पैसे नहीं मिले तो मैं सिर्फ तुम्हारा घर ही नहीं लूँगा, मैं तुम्हें जीवन भर पछताने पर मजबूर कर दूंगा। शाम को रोहन अपने छोटे कमरे में अकेला बैठा था। एक धुंधली रोशनी उसके विचारशील चेहरे पर पड़ रही थी। माया देवी का प्रस्ताव उसके दिमाग में फिर से स्पष्ट रूप से उभरा, जैसे कि मुक्ति का एकमात्र द्वार। उनसे शादी, लेकिन उन्होंने मुझे ही क्यों चुना? क्या यह सच में भरोसेमंद है? रोहन ने अपना सिर हिलाया। उसके हाथ कस गए। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं सिर्फ पैसे के लिए उनसे बड़ी उम्र की किसी महिला से शादी नहीं कर सकता। लेकिन उसकी माँ की छवि, उसका छोटा पतला शरीर, रोने से लाल आंखें फिर से सामने आ गईं। कर्ज बहुत बड़ा था और शर्मा जी अपने लक्ष्य को प्राप्त किए बिना नहीं रुकेंगे। रोहन को लगा जैसे वह एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां कोई रास्ता नहीं है। वह कुछ ताजी हवा लेने के लिए बाहर आंगन में गया। चांदनी पीली थी और खामोशी भयानक थी। रोहन ने तारों से भरे आसमान की ओर देखा। उसका दिल भारी था। मुझे क्या करना चाहिए? माँ, पापा, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज़ रात के अंधेरे में खो गई। ठीक उसी समय उसका फ़ोन बजा। एक अज्ञात नंबर से एक संदेश दिखाई दिया। क्या तुमने ध्यान से सोचा है? मैं अभी भी जवाब का इंतज़ार कर रही हूँ। ज़्यादा समय नहीं बचा है। रोहन ने स्क्रीन पर शब्दों को घूरा। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। यह माया देवी का नंबर था। उनका सवाल उसके दिमाग में एक अनुस्मारक के रूप में गूंज उठा कि उसके पास कई विकल्प नहीं थे। शायद यही एकमात्र तरीका है। रोहन उस रात सो नहीं सका। हर बार जब वह अपनी आंखें बंद करता तो चित्र उसके दिमाग में उभर आते। उसकी माँ का थका हुआ चेहरा, शर्मा जी की ठंडी धमकियाँ
और माया देवी की गंभीर, अधिकारपूर्ण आंखें जब उन्होंने अपना अजीब प्रस्ताव दिया था। रोहन का दिल बेचैन था। हर विचार उसे एक विरोधाभासी चौराहे पर धकेल रहा था। माया देवी के शब्द केवल एक निमंत्रण नहीं थे, बल्कि उस एकमात्र दरवाजे की चाबी की तरह थे जो उसे खाई से बचने में मदद कर सकता था। लेकिन उस दरवाजे के पीछे वह नहीं जानता था कि क्या इंतजार कर रहा है। अगली सुबह जैसे ही सूरज की रोशनी दरवाजे की दरार से झांकी, रोहन ने अपना फोन उठाया। उसकी कांपती उंगलियों ने माया देवी का नंबर डायल किया। घंटी केवल कुछ बार बजी, फिर उनकी आवाज आई, शांत और जैसे कि उन्होंने यह अनुमान लगा लिया हो। तुमने फैसला कर लिया है। रोहन ने गहरी सांस ली, अपनी आवाज को स्थिर रखने की कोशिश करते हुए। जी, मैं सहमत हूं। बहुत अच्छा, माया देवी ने जवाब दिया। उनकी आवाज में संतोष का भाव था। मैं तुम्हें पता भेज दूंगी। तुम मुझसे तुरंत मिलने आओ। हमें आगे बढ़ने से पहले कुछ काम पूरे करने होंगे। माया देवी का संदेश तुरंत बाद आया और रोहन के पास संकोच करने का समय नहीं था। उसने अपना फोन अपनी जेब में डाला, अपने सबसे अच्छे कपड़े बदले और घर से बाहर निकल गया। बाहर उसकी माँ ने पूछा, तुम इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? रोहन केवल मुड़ा और एक मजबूर मुस्कान दी। मैं कुछ काम करने जा रहा हूं। माँ, तुम आराम करो। वह सच नहीं बता सका, कम से कम अभी नहीं। जब रोहन माया देवी द्वारा भेजे गए पते पर पहुंचा तो वह ऊंचे लोहे के फाटकों और किले जैसी दीवारों से घिरे एक बड़े बंगले के सामने खड़ा था। गार्ड ने गेट खोला और उसे अंदर ले गया। माया देवी पहले से ही लिविंग रूम में इंतजार कर रही थीं। एक गहरे लाल मखमल के सोफे पर बैठी थीं। हाथ में एक छोटा चाय का कप था। तुम आ गए, बैठो, उन्होंने कहा, सामने की कुर्सी की ओर इशारा करते हुए। रोहन बैठ गया। ऐसा महसूस कर रहा था जैसे माया देवी की आंखें उसके हर विचार को पढ़ रही हैं। इससे पहले कि हम शुरू करें, माया देवी ने कहा, चाय का कप नीचे रखते हुए, मैं चाहती हूं कि तुम यह स्पष्ट रूप से समझ लो, यह शादी सिर्फ एक कानूनी औपचारिकता है। तुम्हें ज़रूरत पड़ने पर अपनी भूमिका निभाने के अलावा और कुछ नहीं करना है। मैं तुम्हारे परिवार के सभी खर्चों का ध्यान रखूंगी, लेकिन मेरे भी कुछ नियम हैं जिनका तुम्हें पालन करना होगा। रोहन ने मुश्किल से थूक निगला, शांत रहने की कोशिश करते हुए। जी, मैं समझता हूं। माया देवी हल्की सी हंसी, लेकिन उनकी मुस्कान में कुछ अप्रत्याशित था। बहुत अच्छा, मुझे यह सहयोग पसंद है। हम इस सप्ताह शादी के पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू करेंगे। तुम्हें तैयार रहने की जरूरत है। रोहन कुछ और नहीं कह सका। सब कुछ उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा तेजी से हो रहा था और उसके दिल में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। लेकिन उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। बंगले से निकलने के बाद रोहन एक लंबी सड़क पर चला। उसका दिमाग अभी भी जो हुआ था उसमें घूम रहा था। उसने सोचा कि क्या वह सही निर्णय ले रहा है या यह केवल गलतियों की एक श्रृंखला की शुरुआत है जिसे ठीक नहीं किया जा सकता। अगले दिन शादी की प्रक्रिया एक छोटे से पंजीकरण कार्यालय में हुई। कोई शादी समारोह नहीं था, कोई फूल नहीं थे, कोई गवाह नहीं था। केवल गवाह और कार्यालय के कर्मचारी थे। रोहन ने कागज पर अपना नाम हस्ताक्षर किया। उसका हाथ थोड़ा कांप रहा था। माया देवी उसके बगल में खड़ी थीं। उनकी आंखों में कोई विशेष भावना नहीं थी। जब सभी औपचारिकताएं पूरी हो गईं, तो माया देवी ने संक्षिप्त रूप से कहा, आज से तुम मेरे बंगले में रहोगे। मेरे नियम मैं बाद में स्पष्ट करूंगी। रोहन ने केवल सिर हिलाया। ऐसा महसूस कर रहा था जैसे उसने अभी एक ऐसे दरवाजे से कदम रखा है जहां से वापसी संभव नहीं है। उस आलीशान बंगले में पहली रात
रोहन को एक विशाल कमरे में ले जाया गया जिसमें वे सभी सुविधाएं थीं जिनका उसने कभी सपना भी नहीं देखा था। लेकिन घर में माहौल अजीब तरह से ठंडा था। माया देवी अपने काम के कमरे के दरवाजे के पीछे लगभग गायब हो गई और रोहन को घड़ी की टिक टिक के अलावा कोई हौंसी या कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। अगले कुछ दिनों में रोहन ने अपनी नई जिंदगी के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश की, लेकिन बेचैनी की भावना उसे लगातार घेरे रही। उसने देखा कि माया देवी अक्सर रात में कुछ अजनबियों से मिलती थीं और हमेशा दूसरी मंजिल पर एक कमरे को बंद रखती थीं जिसमें किसी को भी प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। एक बार जब वह गलियारे से गुजर रहा था तो रोहन ने माया देवी को फोन पर बात करते सुना। इसे बाहर मत निकलने देना, योजना को ठीक वैसे ही पूरा करना है जैसा सोचा गया है। रोहन का दिल जोर से धड़कने लगा। कौन सी योजना? मैं किस चीज में फंस गया हूं? यह सवाल उसके दिमाग में बार बार गूंजता रहा, एक चेतावनी की तरह कि आगे जो कुछ भी इंतजार कर रहा है वह उसकी कल्पना से भी ज्यादा भयानक हो सकता है। उस दिन मौसम उदास था। भूरे बादल आसमान में छाए हुए थे, जैसे किसी अशुभ बात का संकेत दे रहे हों। रोहन ने वह पुराना सूट पहना जो माया देवी ने उसके लिए तैयार किया था। यह फिट नहीं था, कंधे थोड़े चौड़े थे और आस्तीन उसकी कलाई से बहुत लंबी थी, जिससे वह अजीब और अकेला महसूस कर रहा था। उसका दिल जोर से धड़क रहा था, दूल्हे की खुशी के कारण नहीं, बल्कि हर सांस में घुली चिंता के कारण। समारोह विवाह पंजीकरण कार्यालय के एक छोटे से कमरे में आयोजित किया गया था। केवल गवाह और वहां के कर्मचारी थे। शादी के फूल नहीं थे, संगीत नहीं था और न ही रोहन या माया देवी का कोई रिश्तेदार था। यह एक खामोश और ठंडी शादी थी, जैसे कि यह सब एक पूर्व निर्धारित सौदा हो। माया देवी ने एक काले रेशमी साड़ी पहनकर प्रवेश किया जिस पर जटिल पैटर्न की कढ़ाई थी। वह अपनी शांत आंखों और फीकी मुस्कान के साथ अधिकार का भाव प्रदर्शित कर रही थी। उनका आसन सीधा था, उनके हाथ धीरे से साड़ी की सिलवटों को सहला रहे थे, जैसे यह सुनिश्चित कर रही हों कि सब कुछ सही है। रोहन ने उनकी ओर देखा, लेकिन जल्दी से अपनी आंखें नीचे कर ली। माया देवी की निगाहों ने उसे दबाव महसूस कराया, जैसे कि वह उसके हर विचार का मूल्यांकन कर रही हों। पंजीकरण कार्यालय के कर्मचारी ने अभिवादन पढ़ा। उसकी आवाज़ सपाट और भावनाहीन थी। आज हम दोनों पक्षों के बीच विवाह पंजीकरण की प्रक्रिया कर रहे हैं। दुल्हन और दूल्हे से अनुरोध है कि हमारे पुष्टि करने से पहले कागजात पर हस्ताक्षर करें। रोहन ने कलम उठाई। उसके हाथ इतने कांप रहे थे कि कलम की नोक कागज पर छूते ही एक छोटा स्याही का धब्बा बन गया। उसने माया देवी की ओर देखा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, केवल धीरे से सिर हिलाया। क्या मैं हस्ताक्षर कर दूं? रोहन ने पूछा, जैसे कि वह अंतिम बार माया देवी की राय ले रहा हो। अब तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं है, माया देवी ने जवाब दिया। उनकी आवाज़ गहरी और ठंडी थी। जैसा हमने तय किया है वैसा ही करो। रोहन के हर अक्षर कागज पर ऐसे दिखाई दिए जैसे वे उसके दिल में हमेशा के लिए अंकित हो गए हों। एक ऐसी भावना जिसे धोया नहीं जा सकता। जब उसने कलम नीचे रखी तो माया देवी ने कलम उठाई। उनकी लिखावट तेज, मजबूत और बिना किसी हिचकिचाहट के थी। कर्मचारी ने सिर हिलाकर पुष्टि की, ठीक है, अब से आप दोनों कानूनी रूप से पति पत्नी हैं। वे शब्द गूंजे, लेकिन उनमें कोई खुशी की भावना नहीं थी। रोहन को अपनी रीढ़ में एक ठंडी सिहरन महसूस हुई, जैसे कि उसने अभी एक पूरी तरह से अलग जीवन में प्रवेश किया हो और वापसी का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो गया हो। समारोह के बाद माया देवी रोहन को अपने आलीशान बंगले में वापस ले गईं। शानदार कार खाली सड़कों पर सरक रही थी। कार के अंदर की खामोशी इतनी गहरी थी कि केवल एयर कंडीशनर की आवाज़ सुनाई दे रही थी। रोहन माया देवी के बगल में बैठा था। ऐसा महसूस कर रहा था जैसे वह एक अजनबी के बगल में बैठा हो।
भले ही वह कानूनी तौर पर अब उसकी पत्नी थी। क्या तुम कुछ पूछना चाहते हो? माया देवी ने अचानक पूछा। उनकी आंखें सीधे आगे देख रही थीं। मैं, रोहन हकलाया। मैं बस ये जानना चाहता हूं कि आपने मुझे क्यों चुना। माया देवी मुड़ी। एक फीकी मुस्कान उनके होठों पर दिखाई दी। सरल है, क्योंकि तुम्हें पैसे की ज़रूरत थी और मुझे किसी ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत थी जो मेरी बात माने। हमारा एक निष्पक्ष रिश्ता है, न कम न ज़्यादा। रोहन चुप रहा। उसके हाथ आपस में भिंच गए। माया देवी के शब्द एक चाकू की धार की तरह तेज थे, जो उसके आत्म सम्मान को काट रहे थे। जब वे बंगले में लौटे तो विशाल भोजन कक्ष में एक साधारण रात्रि भोज तैयार था। रोहन माया देवी के सामने बैठा था। उनके बीच की लंबी मेज ने उसे एक अदृश्य खाई से अलग महसूस कराया। खाओ, माया देवी ने बिना उसकी ओर देखे कहा। जी, रोहन ने धीमी आवाज में जवाब दिया। उसने चम्मच उठाया, लेकिन उसे कोई स्वाद महसूस नहीं हुआ। हर निवाला उसके गले में अटक गया जब माया देवी की आंखें कभी कभी उस पर पड़ती थीं, एक ऐसे भाव के साथ जिसे रोहन समझ नहीं पा रहा था। उस रात रोहन को एक विशाल कमरे में ठहराया गया, जिसमें शानदार फर्नीचर था जैसा उसने पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन उस विलासिता ने उसे सहज महसूस नहीं कराया। खामोशी भयानक थी। केवल घड़ी की टिक टिक की आवाज गूंज रही थी। रोहन बिस्तर पर लेटा था। उसकी आंखें छत पर टिकी थीं। सवाल उसके दिमाग में घूम रहे थे। उन्होंने मुझे क्यों चुना? उनका असली मकसद क्या है? और यहां से मेरी जिंदगी कैसी होगी? जब वह ऊँघ रहा था, रोहन ने गलियारे के बाहर हल्के कदमों की आवाज सुनी। वह उठकर बैठ गया और बाहर चला गया। नाइट लैंप से आती धीमी रोशनी में रोहन ने माया देवी को गलियारे के अंत में एक बंद कमरे के दरवाजे के सामने खड़ा देखा। वह रुक गई, जैसे कि उन्होंने रोहन की उपस्थिति को महसूस कर लिया हो। वह मुड़ी। उनकी आंखें ठंडी थीं, जैसे चेतावनी दे रही हों, याद रखना, इस घर में कुछ ऐसी जगह हैं जहां तुम्हें जाने की इजाजत नहीं है। समझे? रोहन ने सिर हिलाया, लेकिन उसका दिल संदेह और बेचैनी के तूफान से भरा था। उस दरवाजे के पीछे क्या है और वह इसे क्यों छिपाना चाहती हैं? रोहन अपने कमरे में लौट आया, लेकिन उसे नींद नहीं आई। यह उस अजीब शादी की पहली रात थी और उन रहस्यों की शुरुआत भी थी जिनका कोई जवाब नहीं था। अगले कुछ दिन एक घुटन भरे और तनावपूर्ण माहौल में बीते। रोहन ने खुद को बंगले में सफाई और छोटे मोटे काम करके व्यस्त रखने की कोशिश की, लेकिन जब भी वह माया देवी को देखता तो उसे एक अदृश्य दबाव महसूस होता। माया देवी हमेशा एक शांत और अधिकारपूर्ण उपस्थिति के साथ दिखाई देती थी, लेकिन उनकी तिरछी निगाहें जैसे उसके हर कार्य की जांच कर रही थीं। विशाल और आलीशान बंगला जीवन की सांसों से रहित था। रोहन ने माया देवी और कुछ कम बोलने वाले नौकरों के अलावा शायद ही किसी और को देखा हो। रात में अजीब मुलाकातें जारी रहीं, जब रहस्यमयी मेहमान बिना कोई निशान छोड़े आते जाते थे। रोहन अक्सर बंद दरवाजों के पीछे से सुनता था। उस मामले को तुरंत सुलझाना होगा। उसे स्थगित नहीं किया जा सकता। उसे अभी तक कुछ भी शक नहीं हुआ है। योजना के अनुसार आगे बढ़ रही है। इन वाक्यों ने रोहन को और भी भ्रमित कर दिया। उसने सोचा कि क्या वह उस योजना का हिस्सा है। एक सुबह जब वह लिविंग रूम में सफाई कर रहा था, रोहन ने अचानक माया देवी को अपने कार्य कक्ष में फोन पर बात करते सुना। उनकी आवाज हमेशा की तरह शांत नहीं थी, बल्कि उसमें चिड़चिड़ापन था। मैंने तुमसे कहा था, कुछ भी उजागर मत करना। अगर उसे पता चल गया तो सब कुछ ढह जाएगा। रोहन रुक गया, सुनने की कोशिश कर रहा था,
लेकिन आवाज़ धीमी हो गई जब माया देवी ने दरवाज़ा बंद कर दिया। उसे लगा कि इस घर में कुछ छिपाया जा रहा है और ये उससे संबंधित है। उस शाम रात के खाने के बाद मेज साफ करते समय रोहन ने मेज पर एक छोटी सी चाबी छोड़ी हुई देखी। यह उस रहस्यमयी कमरे के ताले जैसी थी जहां माया देवी ने उसे जाने से मना किया था। रोहन का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह जानता था कि यह सच जानने का एकमात्र अवसर हो सकता है। जब रात हुई, रोहन ने चुपचाप चाबी अपने हाथ में ली। सीढ़ियों पर धीरे धीरे कदम रखते हुए रहस्यमयी कमरा गलियारे के अंत में था, जहां नाइट लैंप की रोशनी नहीं पहुंच सकती थी। रोहन ने ताले में चाबी डाली और एक क्लिक की आवाज आई। दरवाजा धीरे धीरे खुला। एक अंधेरे और ठंडे स्थान को प्रकट करते हुए टॉर्च की रोशनी पुराने दस्तावेजों के ढेरों और फीकी पड़ी तस्वीरों पर पड़ी। रोहन पास आया। उसके हाथ कांप रहे थे जब उसने एक बड़ी तस्वीर उठाई। तस्वीर में उसके पिता माया देवी और एक अजनबी आदमी के बगल में खड़े थे। तीनों एक शानदार सेटिंग में मुस्कुरा रहे थे। रोहन ने तस्वीर को पलटा और पीछे के शब्दों ने उसे स्तब्ध कर दिया। जिस दिन यह सब शुरू हुआ, ठीक बगल में दस्तावेजों का एक मोटा ढेर बड़े करीने से रखा गया था। रोहन ने उसे खोला। उसकी आंखें तेजी से संख्याओं, वित्तीय लेन देन और उसके पिता के नाम पर दौड़ रही थीं, जो हर पृष्ठ पर बार बार आ रहा था। कर्ज, संदिग्ध अनुबंध और एक स्पष्ट संकेत कि उसके पिता माया देवी के साथ एक बड़े धोखे में शामिल थे। नहीं, मेरे पिता ने यह क्या किया? रोहन ने फुसफुसाया। उसका दिमाग घूम रहा था। अचानक गलियारे से एक हल्की आवाज आई। रोहन चौंक गया और मुड़ा। टॉर्च की रोशनी सीधे माया देवी के ठंडे चेहरे पर पड़ी, जो दरवाजे पर खड़ी थी। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें लगता है? उनकी आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। हर शब्द अंतरिक्ष में गहरा चुभ रहा था। रोहन कुछ बोल नहीं सका। उसके हाथ से टॉर्च जमीन पर गिर गई। रोशनी पूरे कमरे में बिखर गई। माया देवी आगे बढ़ी। उनकी तेज आंखें उसे घूर रही थीं। तुम बहुत ज्यादा उत्सुक हो गए हो, लेकिन ठीक है। अगर तुम सच जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें बताऊंगी। माया देवी सीधी खड़ी हो गई। उनकी आंखें रोहन से नहीं हटी। तुम जानते हो, तुम्हारे पिता उतने अच्छे आदमी नहीं थे जितना तुम सोचते हो। उसने एक बार मुझे धोखा दिया, मेरी सारी संपत्ति ले ली और मुझे गरीबी में छोड़ दिया। तुम्हें क्या लगता है मैंने तुमसे प्यार के लिए शादी की? नहीं, मैं बस चाहती थी कि तुम्हारे पिता को उस बेटे के माध्यम से कीमत चुकानी पड़े जिसे वह सबसे ज्यादा प्यार करता है। रोहन को लगा जैसे उसके शरीर में खून जम गया हो। नहीं, मेरे पिता वैसे नहीं हैं। आप झूठ बोल रही हैं। झूठ? माया देवी ने फीकी मुस्कान दी। जो तुमने अभी पढ़ा वह सबूत नहीं है। या तुम ये मानना चाहते हो कि तुम्हारे पिता एक निर्दोष शिकार थे? रोहन ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखें गुस्से और भ्रम से लाल हो गईं। आपने मुझसे सिर्फ बदला लेने के लिए शादी की। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। माया देवी ने रोहन को देखा। उनकी आंखों में एक पल के लिए नरमी आई, लेकिन उनकी आवाज अभी भी चाकू की तरह तेज थी। तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन तुम उसके बेटे हो और यह तुम्हारे लिए उसकी जगह कीमत चुकाने के लिए काफी है। आप पागल हैं, रोहन ने फुसफुसाया। ऐसा महसूस कर रहा था जैसे उसके चारों ओर सब कुछ ढह रहा हो। लेकिन इससे पहले कि रोहन कुछ और कह पाता, दरवाजे की घंटी जोर जोर से बजी, तनावपूर्ण माहौल को तोड़ते हुए। एक नौकरानी दौड़कर ऊपर आई और हड़बड़ी में बोली, मैडम, एक मेहमान हैं। वे कहते हैं कि यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। माया देवी मुड़ी और रोहन को देखा। उनकी आंखों में एक चेतावनी की चमक थी। कुछ भी बेवकूफ़ी मत करना, तुम बहुत गहरे में हो। वह चली गई।
रोहन को अंधेरे कमरे में अवाक छोड़कर उनके शब्द एक शिकंजे की तरह थे जो उसे उस उलझन में जकड़े हुए थे जिससे वह बच नहीं सकता था। रोहन ने मेज पर बिखरे दस्तावेजों को देखा, फांसा हुआ और क्रोधित महसूस कर रहा था। मुझे अब क्या करना चाहिए? मैं इस भंवर से कैसे बाहर निकलूं? नीचे मायादेवी और अजनबी मेहमान की आवाजें गूंज रही थीं, लेकिन रोहन में बाहर निकलने की हिम्मत नहीं थी। वह बस इतना जानता था कि यह खत्म नहीं हुआ है और बड़े रहस्य आगे इंतजार कर रहे हैं। रोहन ने अपनी सांस को स्थिर करने की कोशिश की जब उसने दस्तावेजों और पुरानी तस्वीरों से भरे कमरे के चारों ओर देखा। उसने टॉर्च उठाई। कमजोर रोशनी अंधेरे कोनों पर पड़ रही थी, जिससे जगह और भी रहस्यमयी लग रही थी। माया देवी के जाने से पहले उनकी तेज निगाहों ने उसे चेतावनी दी थी कि यह कोई मजाक नहीं है, लेकिन जो कुछ उसने अभी देखा था उसने उसे अंत तक सच का पता लगाने के लिए प्रेरित किया। बचे हुए दस्तावेजों में रोहन को अपने पिता और एक अजनबी आदमी के बीच हस्ताक्षरित एक बड़ा अनुबंध मिला, जिसमें भारी मात्रा में धन शामिल था। हाशिए पर एक नोट ने उसे कंपा दिया। नया साथी, उसे फंसाने के लिए सही योजना। मेरे पिता ने क्या किया था? क्या वह एक धोखेबाज था या एक शिकार? रोहन सोचना बंद नहीं कर सका। उसने सावधानी से सब कुछ वापस वैसे ही रख दिया जैसे वह था, फिर भ्रम और भय से भरे दिल के साथ रहस्यमयी कमरे से बाहर निकल गया। जब रोहन सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था तो उसने माया देवी को एक काले सूट पहने अधेड़ उम्र के व्यक्ति से बात करते देखा, जिसका चेहरा सख्त और आंखें तेज थीं। दोनों बहस करते दिख रहे थे। तुमने सब कुछ गुप्त रखने का वादा किया था, उस आदमी ने गुस्से भरी आवाज में कहा। अगर उसे पता चल गया तो न केवल तुम्हारी संपत्ति बल्कि हमारी जान भी खतरे में पड़ जाएगी। मुझे पता है मैं क्या कर रही हूं, माया देवी ने ठंडी आवाज में जवाब दिया। लेकिन मैं उसे सब कुछ नियंत्रित नहीं करने दूंगी। यह योजना सब कुछ खत्म करने के लिए है। रोहन सीढ़ियों के बीच में रुक गया। उसका दिल धड़क रहा था। वह कौन है? यह सब मेरी सोच से भी ज्यादा जटिल है। वह आदमी अचानक मुड़ा। उसकी आंखें रोहन पर पड़ी। तुम कौन हो? इससे पहले कि रोहन जवाब दे पाता, माया देवी ने बीच में ही टोक दिया। उनकी आवाज अधिकारपूर्ण थी। वह मेरा पति है। उसके मामलों में दखल मत दो। वह आदमी रुक गया, लेकिन उसकी संदिग्ध निगाहें रोहन से नहीं हटीं। क्या तुम्हें यकीन है? भावनाओं को बीच में मत आने देना, क्योंकि यह सब कुछ बर्बाद कर देगा। माया देवी ने जवाब नहीं दिया, केवल उस आदमी को जाने का इशारा किया। जब वह चला गया, माया देवी मुड़ी और रोहन को देखा। तुमने क्या सुना? मैं जानबूझकर नहीं सुन रहा था, लेकिन जो चीजें आपने कहीं, उस कमरे में दस्तावेज, आप मेरे और मेरे परिवार के साथ क्या करने की योजना बना रही हैं? रोहन अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सका। उसकी आवाज गुस्से और घबराहट से कांप रही थी। तुम्हें बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, माया देवी ने एक शांत लेकिन तेज आवाज में जवाब दिया। तुम्हें बस यह याद रखना है कि तुम मेरे कर्जदार हो और मैं कभी किसी को अपनी योजना बर्बाद नहीं करने दूंगी। लेकिन कौन सी योजना और मेरे पिता इसमें क्यों शामिल है? रोहन चिल्लाया। उसकी आंखें लाल थीं। वह आदमी नहीं हो सकते जिसके बारे में आप बात कर रही हैं। माया देवी उसके पास आईं। उनकी आंखें कठोर हो गईं। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पिता निर्दोष हैं। अगर वह निर्दोष होते तो क्या तुम्हारा परिवार इस कर्ज में डूबा होता? तुम्हें लगता है कि मेरे साथ जो हुआ वह सिर्फ एक गलतफहमी थी। तुम बहुत भोले हो रोहन। नहीं, मुझे विश्वास नहीं है। रोहन ने अपना सिर हिलाया। आंसू उसकी आंखों में भर आए। मेरे पिता ने गलतियां की होंगी,
लेकिन वह एक बुरे इंसान नहीं है। अगर आप बदला लेना चाहती हैं तो मुझसे बदला लें, मेरे परिवार को अकेला छोड़ दें। माया देवी की आंखों में एक पल के लिए आश्चर्य की झलक दिखी, लेकिन उन्होंने जल्दी से अपना शांत भाव वापस पा लिया। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास सौदेबाजी करने का अधिकार है। मत भूलो, मेरे पास सब कुछ है। तुम्हें अपनी भूमिका अच्छी तरह से निभाने पर ध्यान देना चाहिए। ठीक उसी समय रसोई से एक तेज चीख सुनाई दी। एक नौकरानी दौड़ती हुई आई, घबराई हुई। मैडम, आपकी अंगूठी, आपकी हीरे की अंगूठी गायब हो गई है। बंगले में माहौल तुरंत तनावपूर्ण हो गया। माया देवी ने अपनी भौहें सिकोड़ी। उनकी ठंडी तेज आंखें कमरे में घूम गईं। इस घर में हर कोई अपनी जगह पर रहेगा जब तक अंगूठी नहीं मिल जाती। कोई नहीं जाएगा। नौकरानियां एक साथ इकट्ठी हो गईं, चिंतित और डरी हुई। रोहन वहीं खड़ा था। उसका दिल और भी बेचैन था। वह जानता था कि उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन माया देवी की आंखों में संदेह ने उसे खतरा महसूस कराया। रोहन। माया देवी अचानक उसकी ओर मुड़ी। क्या तुमने कुछ देखा है? मुझे कुछ नहीं पता। रोहन हकलाया। माया देवी ने उसे घूरा। उनकी आंखें संदेह से भरी थीं। अगर मुझे पता चला कि तुम इसमें शामिल हो तो मुझ पर पक्षपात का आरोप मत लगाना। रोहन की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। उसे लगा जैसे उसे निशाना बनाया जा रहा है। भले ही उसने कुछ भी गलत नहीं किया हो, लेकिन इससे भी अजीब बात दूसरे नौकरों की आंखें थीं। उन्होंने माया देवी को सीधे देखने से परहेज किया, जैसे वे कुछ छिपा रहे हों। क्या गायब हुई अंगूठी एक संयोग थी या ये उनकी योजना का हिस्सा था? रोहन ने सोचा, लेकिन उसने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। बंगले में माहौल भारी बना रहा और रोहन जानता था कि असली तूफान अभी आना बाकी है। एक लंबी रात बंगले पर छा गई जब सभी को एक एक करके पूछताछ के लिए बुलाया गया। माया देवी ने घर के सभी कमरों की तलाशी लेने का आदेश दिया। कोई कोना नहीं छोड़ा। उनकी तेज निगाहों ने सभी को अपनी सांस रोके रखा। रोहन लिविंग रूम के कोने में बैठा था। उसका मन उथल पुथल में था। भले ही उसने कुछ भी गलत नहीं किया था, फिर भी उसे ऐसा लगा जैसे एक अदृश्य तलवार उसके सिर पर लटकी हुई हो। नौकरों को एक एक करके पूछताछ के लिए बुलाया गया। कदमों की आहट, दराज खोलने की आवाजें और चिंतित फुसफुसाहट पूरे बंगले में गूंज रही थी। एक पीला चेहरा लिए एक युवा नौकरानी को माया देवी के सामने लाया गया। तुम रसोई में सफाई करने वाली आखिरी व्यक्ति थीं, है ना? माया देवी ने पूछा। उनकी आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन अधिकार से भरी थी। जी हाँ, लेकिन मैंने कुछ नहीं देखा। लड़की हकलाई। उसके हाथ कसकर उसके एप्रन से बंधे हुए थे। कुछ नहीं देखा। माया देवी ने अपनी भौहें सिकोड़ी। उनकी आंखें कठोर हो गईं। क्या तुम्हें लगता है कि मैं बिना जांच किए तुम्हारी बात पर विश्वास कर लूंगी? लड़की कांप रही थी। आंसू उसकी आंखों में भर आए। मैं कसम खाती हूं, मैंने इसे नहीं लिया। मैंने ऐसा करने की हिम्मत नहीं की। रोहन वहीं खड़ा था। उसके दिल में बेचैनी बढ़ रही थी। मैं चुपचाप बैठकर किसी और को गलत तरीके से दोषी ठहराते हुए नहीं देख सकता। मैडम, रोहन ने अपनी आवाज को शांत रखने की कोशिश करते हुए कहा, हो सकता है कि अंगूठी कहीं गिर गई हो जिसे हमने अभी तक नहीं पाया है, या आपने इसे कहीं और छोड़ दिया हो। माया देवी मुड़ी। उनकी तेज आंखें रोहन पर पड़ी। तुम्हें क्या लगता है? मुझे नहीं पता कि मैंने क्या किया है। अंगूठी हमेशा मेरी उंगली पर रहती है। अगर यह गायब हो जाती है तो इसका केवल एक ही कारण है, किसी ने इसे लिया है। रोहन चुप हो गया, लेकिन उसके मन में बेचैनी और भी बढ़ गई। सभी कमरों की जांच करने के बाद किसी को भी अंगूठी नहीं मिली। एक बूढ़ी नौकरानी ने कांपते हुए कहा, शायद ये रोहन है।
वह यहाँ नया है। पूरा कमरा अचानक खामोशी में डूब गया। सभी की आंखें एक साथ रोहन की ओर मुड़ गईं। उनकी आंखों में संदेह, सावधानी और दोष का मिश्रण था। रोहन, माया देवी ने कहा। उनकी आवाज गहरी थी लेकिन एक भयानक वजन लिए हुए थी। क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? मैंने कुछ नहीं किया, रोहन ने जवाब दिया। उसकी मुट्ठियां भिंची हुई थीं। मैंने आपकी अंगूठी नहीं देखी। मैं कुछ ऐसा कैसे ले सकता हूं जो मेरा नहीं है? क्या तुम्हें यकीन है? माया देवी उसके पास आई। उनकी आंखें जैसे उसके मन में झोंक रही हों। तुम अभी अभी यहाँ आए हो। तुम्हें पैसे की ज़रूरत है और मेरी अंगूठी अचानक गायब हो जाती है। मुझे यह मत कहना कि यह सिर्फ एक संयोग है। मैं कसम खाता हूँ, रोहन चिल्लाया। उसकी आवाज़ गुस्से से टूट रही थी। मैं उस तरह का व्यक्ति नहीं हूँ। माया देवी ने उसे एक और पल के लिए देखा, फिर नौकरों को उसके कमरे की जांच करने का इशारा किया। रोहन विरोध करना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि इस समय कोई भी शब्द बेकार है। नौकर उसके कमरे की जांच करने के लिए दौड़े। हर दराज, हर कोने को उलट पुलट कर दिया। रोहन वहीं खड़ा था। उसका दिल जैसे टूट गया हो। रसोई से एक तेज चीख सुनाई दी। सभी दौड़कर वहां गए और एक युवा नौकरानी कांपते हुए एक चमकदार हीरे की अंगूठी पकड़े हुए थी। यह यहाँ थी, बर्तन धोने वाले सिंक में। माया देवी पास आईं। उनकी ठंडी आंखें अंगूठी पर टिकी थीं। उन्होंने उसे उठाया। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। इसे यहाँ किसने गिराया? किसने मेरी चीज को बिना इजाजत के छूने की हिम्मत की? पूरा कमरा खामोशी में डूब गया। किसी भी नौकर ने बोलने की हिम्मत नहीं की। सभी ने अपना सिर झुका लिया। रोहन ने राहत की सांस ली, लेकिन यह राहत ज्यादा देर तक नहीं टिकी। पीछे से एक तेज आवाज आई। शायद रोहन ने इसे गिरा दिया। सभी की आंखें फिर से रोहन की ओर मुड़ गईं। इस बार उनकी आंखों में दोष अधिक स्पष्ट था। रोहन को लगा जैसे उसका सीना कस गया हो, जैसे उसे एक ऐसी खाई में धकेला जा रहा हो जहां वह अपना बचाव नहीं कर सकता। बस। माया देवी अचानक चिल्लाईं। उनकी आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। सब लोग काम पर वापस जाओ। और तुम, रोहन, मैं तुमसे बाद में अकेले में बात करूंगी। जब सब चले गए, माया देवी लिविंग रूम की कुर्सी पर बैठ गईं। उनके हाथ धीरे से हीरे की अंगूठी को सहला रहे थे। पत्थर से आती रोशनी उनकी आंखों में प्रतिबिंबित हो रही थी। तुम जानते हो, रोहन, उन्होंने एक शांत आवाज में कहा, जिसमें एक अंतर्निहित खतरा था। मुझे परवाह नहीं है कि तुमने ये अंगूठी ली है या नहीं, लेकिन तुम्हारी उपस्थिति ने सब कुछ और अधिक जटिल बना दिया है। मुझे जटिलता से नफरत है। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। रोहन ने लाल आंखों से जवाब दिया, मैं बस अपना कर्तव्य निभाना चाहता था और किसी के लिए परेशानी का कारण नहीं बनना चाहता था। अगर आप मुझ पर विश्वास नहीं करती हैं तो मैं जा सकता हूं। माया देवी हंसी। चली जाओ। तुम्हें लगता है कि ये इतना आसान है? तुमने इस शादी में कदम रखने के लिए सहमति दी थी और अब तुम्हें यहां रहना होगा। यह ऐसा कुछ नहीं है जो तुम जब चाहो कर सकते हो। रोहन ने सिर झुकाया। लाचारी की भावना ने उसे घेर लिया। तो आप मुझसे क्या चाहती हैं? माया देवी उठी। उनकी आंखें ठंडी और तेज थीं। तुम बस अपनी भूमिका अच्छी तरह से निभाओ, लेकिन याद रखना, अगर तुमने मुझे निराश किया तो न केवल तुम्हें बल्कि तुम्हारे पूरे परिवार को कीमत चुकानी पड़ेगी। वे शब्द एक फैसले की तरह गूंजे। रोहन के दिल में आशा के हर दरवाजे को बंद करते हुए वह विशाल लिविंग रूम में बैठा रहा। ऐसा महसूस कर रहा था जैसे उसे एक ऐसे भंवर में और गहरा खींच लिया गया हो जहां से कोई बच नहीं सकता। उस रात रोहन अपने विशाल कमरे में लेटा था।
लेकिन सो नहीं पा रहा था। माया देवी के शब्द अभी भी उसके दिमाग में गूंज रहे थे, जैसे चाकू के गहरे घाव। उसे लगा जैसे वह एक ऐसे खेल में एक मोहरा है जिसके नियम उसे नहीं पता। आस पास की खामोशी सुखद नहीं थी, बल्कि एक ठंडी और घुटन भरी भावना लिए हुए थी। रोहन ने छत की ओर देखा। नाइट लैम्प से आती धुंधली रोशनी ने प्रकाश और अंधेरे की धारियां बना रखी थीं, ठीक उसके मूड की तरह। मैं इस शादी में कदम रखने के लिए क्यों राजी हुआ? वह क्या छिपा रही है? और मेरे पिता ने वास्तव में क्या गलत किया था? अगर वह एक अच्छे व्यक्ति थे तो वे दस्तावेज विपरीत क्यों संकेत दे रहे थे? रोहन खुद से पूछता रहा, लेकिन कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिला। ठीक उसी समय गलियारे के बाहर से एक हल्की आवाज आई। रोहन उठकर बैठ गया। सुन रहा था। हल्के कदमों की आवाज गूंज रही थी, जैसे कोई जानबूझकर बहुत धीरे चल रहा हो। उसने एक पल के लिए संकोच किया, फिर बिस्तर से उठकर गलियारे में जाने का फैसला किया। जब रोहन बाहर निकला तो उसने एक साये को उस रहस्यमयी कमरे की ओर जाते देखा जिसे माया देवी ने सख्ती से मना किया था। लंबा साया, तेज चाल, लेकिन चुप रहने की कोशिश कर रहा था। कौन है वहां? रोहन ने धीरे से पुकारा। वह आदमी चौंक कर मुड़ा। धुंधली रोशनी में रोहन ने पहचान लिया कि यह वही आदमी है जिसे उसने पहले माया देवी से बात करते देखा था, जो उनका रहस्यमयी साथी लगता था। तुम यहां क्या कर रहे हो? उस आदमी ने पूछा। उसकी आवाज कर्कश लेकिन तेज थी। मैंने एक आवाज सुनी। रोहन ने अपनी आवाज को शांत रखने की कोशिश करते हुए कहा, आप कौन हैं और आप इस समय इस घर में क्या कर रहे हैं? उस आदमी ने फीकी मुस्कान दी। तुम कौन होते हो मुझसे ऐसे सवाल पूछने वाले? मत भूलो कि तुम सिर्फ एक ऐसे व्यक्ति हो जिसे माया देवी ने अपनाया है। उन मामलों में दखल मत दो जिन्हें तुम नहीं समझते। रोहन ने अपने हाथ भींच लिए। उसके दिल में गुस्सा उमड़ रहा था। वैसे भी ये अब मेरा घर है। मुझे यह जानने का अधिकार है कि क्या हो रहा है। वह आदमी पास आया। उसकी आंखें धमकी से भरी थीं। अधिकार? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे पास यहाँ क्या अधिकार है? सुनो, अगर तुम शांति से रहना चाहते हो तो बेहतर है कि तुम चुप रहो और जैसा कहा जाए वैसा करो। खुद को मुसीबत में मत डालो। रोहन ने उस आदमी को घूरा, लेकिन कुछ नहीं कहा। वह जानता था कि वह इस समय कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उसका दिल सच जानने के संकल्प से भर गया था। अगली सुबह माया देवी ने रोहन को लिविंग रूम में बुलाया। वह अपनी कुर्सी पर बैठी थीं। उनका चेहरा हमेशा की तरह ठंडा था। जब रोहन अंदर आया तो उनकी आंखें उस पर टिकी थीं, जैसे वे एक स्पष्टीकरण का इंतजार कर रही हों। तुम कल रात उससे मिले थे, माया देवी ने सीधे कहा। जी, मैंने बस एक आवाज सुनी और देखने गया। लेकिन वह आदमी? रोहन हिचकिचाया। उसकी आंखें सीधे माया देवी को देख रही थीं। क्या आप जानती हैं कि वह आधी रात को घर में क्या कर रहा था? तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, माया देवी ने कठोरता से जवाब दिया। तुम्हें बस यह याद रखना है कि वह मेरा आदमी है और वह जो कुछ भी करता है वह मेरी योजना के लिए है। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ गलत है। रोहन ने विरोध किया। उसकी आवाज में चिंता और गुस्सा स्पष्ट था। मुझे समझ नहीं आता कि आप मुझसे इतना क्यों छिपा रही हैं। मैं आपसे शादी करने के लिए सहमत हुआ ताकि मेरे परिवार को कठिनाइयों से बाहर निकाला जा सके, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं आपकी योजना में सिर्फ एक मोहरा हूं। माया देवी एक पल के लिए चुप रहीं, फिर फीकी हंसी हंसी। तुम मेरी सोच से ज्यादा होशियार हो, रोहन, लेकिन तुम अभी भी स्थिति को नहीं समझते। तुम्हें लगता है कि तुम्हें सच की मांग करने का अधिकार है। मत भूलो, मैंने तुम्हारे परिवार को बचाया था और अब तुम मेरे कर्जदार हो। रोहन ने अपना सिर हिलाया। लाचारी की भावना ने उसे घेर लिया।
लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं बस एक सामान्य जीवन जीना चाहता हूँ। सामान्य? माया देवी ने बीच में ही टोक दिया। उनकी आंखों में व्यंग्य की चमक थी। तुमने यहाँ कदम रखा है, रोहन, और अब तुम वापस नहीं जा सकते। वह सामान्य जीवन जो तुम चाहते थे बहुत पहले खत्म हो गया है। रोहन लिविंग रूम से बाहर चला गया, लेकिन उसका मन शांत नहीं था। माया देवी के शब्द उसके दिमाग पर भारी हथौड़ों की तरह पड़ रहे थे, जिससे वह इस भावना को दूर नहीं कर पा रहा था कि वह एक खतरनाक खेल में फंस गया है। वह बाहर आंगन में गया और भूरे आसमान की ओर देखा। ठंडी हवा चली, अपने साथ एक उदासी की भावना लेकर आई, ठीक उसके मूड की तरह। रोहन ने सोचा कि उसे सबसे बाहर निकलने के लिए क्या करना चाहिए, या क्या उसे संदेह और धोखे के इस भंवर में हमेशा के लिए जीने को स्वीकार कर लेना चाहिए। यह सवाल रोहन के दिमाग में गूंजता रहा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वह जानता था कि यहाँ से उसकी जिंदगी फिर कभी शांतिपूर्ण नहीं होगी। अगले कुछ दिनों में बंगले में सब कुछ पहले से कहीं ज्यादा तनावपूर्ण लग रहा था। माया देवी शायद ही कभी दिखाई देती थी। अक्सर अपने कार्य कक्ष में रहती थीं या रहस्यमयी मेहमानों के साथ बाहर जाती थीं। रोहन को लगा जैसे उसके हर कार्य पर नजर रखी जा रही है, भले ही कोई कुछ न कहे। उसने शांत रहने की कोशिश की, लेकिन उसका मन लगातार उन चीज़ों के बारे में सवाल करता रहा जो उसने देखी और सुनी थी। रहस्यमयी कमरे में दस्तावेज, अजनबी आदमी, गुप्त बातचीत, सब कुछ एक जटिल जाल की तरह था जो रोहन को कसकर जकड़ रहा था, जिससे वह सांस नहीं ले पा रहा था। एक दोपहर जब रोहन लिविंग रूम में सफाई कर रहा था, दरवाजे की घंटी बजी। नौकरानी गेट खोलने के लिए दौड़ी और एक युवा महिला अंदर आई। वह लगभग 30 साल की थी, एक सुरुचिपूर्ण कार्यालय की पोशाक पहने हुए। उसकी आंखें तेज और उसका व्यवहार आत्मविश्वासी था। तुम कौन हो? रोहन ने थोड़ा आश्चर्यचकित होकर पूछा, जब उसने एक पूरी तरह से नए व्यक्ति को बंगले में प्रवेश करते देखा। मैं प्रिया हूं, उसने जवाब दिया। उसकी आवाज नरम लेकिन समान रूप से मजबूत थी। मैं माया देवी से मिलने आई हूं। और तुम कौन हो? मैं रोहन हूं, वह हकलाया। मैं यहां रहता हूं। प्रिया ने अपनी भौहें सिकोड़ी। उसकी आंखें रोहन पर ऐसे टिकी थीं जैसे वे उसका मूल्यांकन कर रही हों। यहाँ रहते हो? अजीब है, मैंने माया देवी को तुम्हारे बारे में कभी बात करते नहीं सुना। इससे पहले कि रोहन जवाब दे पाता, माया देवी सीढ़ियों से प्रकट हुई। उनका चेहरा हमेशा की तरह ठंडा था। प्रिया, तुम आ गई हो, चलो कमरे में बात करते हैं। प्रिया ने सिर हिलाया और माया देवी के पीछे कार्य कक्ष में चली गई। रोहन लिविंग रूम में रुक गया, लेकिन उसका मन जिज्ञासा से भरा था। यह महिला कौन है और चल रही घटनाओं से उसका क्या लेना देना है? बैठक समाप्त होने के बाद प्रिया कार्य कक्ष से बाहर निकली। उसका चेहरा थोड़ा विचारशील था। वह रोहन के पास से गुजरी, एक पल के लिए रुकी और फिर धीरे से बोली, तुम्हें सावधान रहना चाहिए। यहाँ रहना आसान नहीं है। आपका क्या मतलब है? रोहन ने जिज्ञासा से भरी आंखों से पूछा। प्रिया ने उसे देखा। एक फीकी मुस्कान उसके होठों पर दिखाई दी। मैं ज्यादा नहीं कह सकती, लेकिन अगर तुम होशियार हो तो तुम समझ जाओगे कि यहाँ सब कुछ वैसा नहीं है जैसा दिखता है। माया देवी से निपटना आसान नहीं है, और अगर तुम सावधान नहीं रहे तो तुम उन चीज़ों में फंस जाओगे जिनसे तुम कभी नहीं जुड़ना चाहते। लेकिन मैं, रोहन हिचकिचाया। ऐसा महसूस कर रहा था जैसे प्रिया कुछ ऐसा जानती है जो वह समझ नहीं सकता। क्या आप और स्पष्ट कर सकती हैं? मुझे जानना है कि क्या हो रहा है। प्रिया ने अपना सिर हिलाया। मैं बस इतना कह सकती हूँ, अपनी आंखें खुली रखो, किसी पर भरोसा मत करो, यहाँ तक कि माया देवी पर भी। शुभकामनाएं। वह चली गई, रोहन को वहीं खड़ा छोड़कर
उसका दिमाग विचारों से घूम रहा था। प्रिया के शब्द एक चेतावनी की घंटी की तरह थे, लेकिन उन्होंने उसे और भी भ्रमित कर दिया। उस रात जब रोहन अपने कमरे में सामान व्यवस्थित कर रहा था, तो उसे गलती से दराज में एक छोटा सा लिफाफा मिला। लिफाफे पर कोई नाम नहीं था, बस एक छोटा सा वाक्य था, पता करो कि राजेंद्र कुमार कौन है। वह कौन है? रोहन ने सोचा। जिज्ञासा की भावना बढ़ रही थी। उसने लिफाफा उठाया, लेकिन अंदर केवल एक पुरानी तस्वीर थी। तस्वीर में एक युवा व्यक्ति माया देवी और एक अन्य महिला के बगल में खड़ा था। शायद ये आदमी राजेंद्र कुमार था, लेकिन वह कौन था और इस मामले से उसका क्या लेना देना था? रोहन ने तस्वीर अपनी जेब में रख ली, खुद से वादा करते हुए कि वह जांच करने का कोई तरीका खोजेगा। लेकिन अपने दिल की गहराई में वह यह भी जानता था कि यह उसे और भी बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। अगली सुबह जब रोहन नाश्ता कर रहा था, माया देवी अचानक प्रकट हुई। वह उसके सामने बैठ गईं। उनकी आंखें जैसे उसके दिमाग में हर विचार की जांच कर रही हों। मैंने सुना है कि प्रिया ने कल तुमसे बात की थी। उन्होंने एक शांत लेकिन अधिकारपूर्ण आवाज में कहा। जी। उसने बस नमस्ते कहा। रोहन ने अपनी आवाज को शांत रखने की कोशिश करते हुए जवाब दिया। तुम्हें छिपाने की जरूरत नहीं है। माया देवी ने फीकी मुस्कान दी। वह मेरी आदमी है, लेकिन कभी कभी वह उन मामलों में हस्तक्षेप करना पसंद करती है जो उससे संबंधित नहीं है। तुम्हें उसकी बातों से सावधान रहना चाहिए। रोहन ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके दिल में संदेह और भी बढ़ गया। उन्होंने प्रिया का उल्लेख क्यों किया? क्या प्रिया वास्तव में कुछ महत्वपूर्ण जानती है? माया देवी उठी। उनकी तेज आंखें जाने से पहले आखिरी बार उसे देख रही थीं। तुम्हें बस यह याद रखना है कि इस घर में हर कार्य का एक परिणाम होता है। मुझे निराश मत करना। वे शब्द एक चेतावनी के रूप में फिर से गूंजे, रोहन को याद दिलाते हुए कि वह एक ऐसे खेल में है जहां हर गलती की कीमत चुकानी पड़ सकती है। रोहन को लगा जैसे एक अदृश्य रस्सी उसकी गर्दन के चारों ओर कस रही है, हर दिन और अधिक तनावपूर्ण होती जा रही है। प्रिया के अस्पष्ट शब्द, लिफाफे में तस्वीर और माया देवी का ठंडा रवैया एक ऐसी पहेली के टुकड़ों की तरह थे जिसे वह पूरा नहीं कर पा रहा था। उस शाम रोहन ने कुछ ऐसा करने का फैसला किया जिसकी उसने पहले कभी हिम्मत नहीं की थी। दूसरी मंजिल पर रहस्यमयी कमरे में और दस्तावेजों की तलाशी लेना। वह जानता था कि यह एक जोखिम भरा कदम है, लेकिन अनसुलझे सवाल उसे सच का पता लगाने के लिए प्रेरित कर रहे थे। जब रात हुई, रोहन चुपचाप अपने कमरे से बाहर निकला। अंधेरा गलियारा केवल नाइट लैंप की धीमी रोशनी से रोशन था। रोहन धीरे धीरे चला, हर कदम पर कोई आवाज न करने की कोशिश कर रहा था। रहस्यमयी कमरे का दरवाजा अभी भी बंद था, लेकिन इस बार रोहन ने वह चाबी तैयार कर ली थी जो उसे पहले मिली थी। उसने ताले में चाबी डाली, उसे धीरे से घुमाया। खामोशी में एक क्लिक की आवाज गूंजी, जैसे कुछ अप्रत्याशित की शुरुआत का संकेत दे रही हो। रोहन अंदर गया। उसके हाथ में छोटी टॉर्च ने दस्तावेजों के ढेरों को रोशन किया। जगह में अभी भी नमी की गंध और ठंडक का एहसास था, जैसा कि पहली बार जब वह यहाँ आया था। इस बार रोहन को एक मोटी फाइल मिली। उसके अंदर के कागजात वित्तीय संख्याओं, लेन देन और उन हस्ताक्षरों से भरे थे जिन्हें उसने पहले कभी नहीं सुना था। एक विशेष कागज ने उसका ध्यान खींचा। यह एक बड़ा अनुबंध था जिस पर राजेंद्र कुमार के हस्ताक्षर थे। जिस नाम को उसने लिफाफे में मिली तस्वीर पर देखा था। राजेंद्र कुमार कौन है? उसका माया देवी और मेरे पिता से क्या लेना देना है? रोहन ने मन ही मन सोचा, सुराग के लिए हर पृष्ठ को पलटते हुए। ठीक उसी समय टॉर्च की रोशनी कमरे के कोने में एक छोटे लकड़ी के बक्से पर पड़ी। रोहन पास गया।
बक्सा खोला। अंदर एक पुरानी डायरी थी। उसका चमड़े का कवर समय के साथ फीका पड़ गया था। उसने डायरी खोली और अंदर के शब्दों ने तुरंत उसके दिल की धड़कन बढ़ा दी। 12 मई, 10 साल बाद राजेंद्र कुमार से फिर मिली। वह अभी भी उतना ही धूर्त है। अगर इस योजना के लिए नहीं होता तो मैं फिर कभी उससे नहीं जुड़ती, लेकिन खोई हुई हर चीज को वापस पाने का यही एकमात्र तरीका है। 20 मई, विक्रम, उसका बेटा, उसकी एकमात्र कमजोरी है। मैं उसका उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए करूंगी कि यह योजना विफल न हो। वे शब्द रोहन के दिल में एक चाकू की तरह चुभे। विक्रम, वह उसके पिता का नाम था। रोहन को लगा जैसे उसके शरीर में खून जम गया हो। उसने वास्तव में बदला लेने के लिए उसका इस्तेमाल किया था, लेकिन किस लिए? गलियारे के बाहर कदमों की आहट सुनाई दी। रोहन चौंक गया। जल्दी से लकड़ी का बक्सा बंद कर दिया और डायरी अपनी जेब में डाल ली। लेकिन इससे पहले कि वह छिप पाता, दरवाजा खुल गया। माया देवी प्रकट हुई। उनकी आंखें खंजर की तरह तेज थीं। तुम फिर से यहाँ हो, उन्होंने कहा। उनकी आवाज गहरी लेकिन अधिकारपूर्ण थी। मैं बस सच जानना चाहता था। रोहन हकलाया, शांत रहने की कोशिश करते हुए। तुम्हें सच जानने की जरूरत नहीं है। माया देवी पास आईं। उनकी आंखें रोहन से नहीं हटी। तुम्हें बस ये जानने की जरूरत है कि तुम यहाँ हो क्योंकि मैंने ऐसा फैसला किया है, और तुम्हारे हर कार्य का एक परिणाम होता है। रोहन ने अपने हाथ भींच लिए। उसकी आंखें लाल हो गईं। आपने मेरा इस्तेमाल किया। आप मेरे पिता से बदला लेना चाहती हैं, लेकिन मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। आपने मुझे इसमें क्यों घसीटा? माया देवी ने एक ठंडी मुस्कान दी। तुम्हें लगता है कि तुम एक शिकार हो। इतने भोले मत बनो रोहन। तुम्हारे पिता ने ही सब कुछ किया है। मैं बस वह वापस ले रही हूं जो मेरा है। लेकिन मेरे पिता ने क्या किया? रोहन चिल्लाया, लाचारी और गुस्से से भर गया। मुझे बताओ, उन्होंने आपके साथ क्या गलत किया? माया देवी एक पल के लिए चुप रहीं, फिर आ भरी। तुम जानना चाहते हो? ठीक है, लेकिन जब तुम जान जाओगे, मुझे उम्मीद है कि तुम इसका सामना करने के लिए काफी मजबूत होगे। माया देवी एक कुर्सी पर बैठ गईं। उनकी आंखें विचारमग्न थीं, जैसे वे याद कर रही हों। तुम्हारे पिता विक्रम सिंह कभी मेरे व्यापारिक भागीदार थे, लेकिन वह सिर्फ एक भागीदार नहीं थे। वह व्यक्ति थे जिन्होंने मुझसे सब कुछ छीन लिया। मेरी संपत्ति, मेरी प्रतिष्ठा, यहाँ तक कि लोगों में मेरा विश्वास भी। उन्होंने मुझे धोखा दिया। राजेंद्र कुमार, जिस आदमी को तुमने तस्वीर में देखा था, के साथ मिलकर मुझे दिवालिया कर दिया। आप झूठ बोल रही हैं। रोहन ने अपना सिर हिलाया। उसकी आवाज भर्रा गई। झूठ? माया देवी ने फीकी हौंसी हौंसी। इस कमरे में दस्तावेज झूठ नहीं बोलते। तुम खुद जांच सकते हो। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने मुझे छोड़ दिया। उन्होंने मुझसे सब कुछ फिर से बनाने में मदद करने का वादा किया था, लेकिन अंत में जब मुझे उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तो उन्होंने मुंह फेर लिया। रोहन वहीं खड़ा था। उसका दिमाग माया देवी के शब्दों से घूम रहा था। क्या मेरे पिता ने सच में ये सब किया था? माया देवी उठी। उनकी आंखों में थोड़ी नरमी आई। अब तुम समझ गए कि मैं जो करती हूं वह क्यों करती हूं। लेकिन याद रखना रोहन, तुम अपने पिता नहीं हो, और मैं नहीं चाहती कि तुम उनकी तरह गलतियां करो। रोहन चुप रहा, कुछ नहीं कह पा रहा था। उसे लगा जैसे वह विरोधाभासों और रहस्यों की भूल भुलैया के बीच में खड़ा है और हर कदम के अप्रत्याशित परिणाम हो सकते हैं। माया देवी पास आईं, अपना हाथ उसके कंधे पर रखा। तुम चुन सकते हो रोहन, या तो यहाँ रहो और अपनी भूमिका निभाते रहो, या चले जाओ और उन सभी चीजों का सामना करो
जो तुम्हारे परिवार को झेलनी पड़ेंगी। वे शब्द एक फैसले की तरह थे। रोहन ने माया देवी को देखा। उसकी आंखें दुख और विरोधाभास से भरी थीं। मुझे सोचने के लिए समय चाहिए। माया देवी ने सिर हिलाया। एक फीकी मुस्कान उनके होठों पर दिखाई दी। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगी, लेकिन ये मत भूलो कि समय किसी का इंतजार नहीं करता। रोहन कमरे से बाहर चला गया। उसका दिल भारी था। माया देवी के शब्द, रहस्यमयी कमरे में दस्तावेज और उसकी जेब में डायरी, सब कुछ एक ऐसी तस्वीर के टुकड़ों की तरह थे जिसे वह अभी तक पूरा नहीं कर पा रहा था। लेकिन वह जानता था कि सच बहुत करीब है और एकमात्र चीज जो वह कर सकता है वह है उसका सामना करना। रोहन अपने कमरे में लौट आया। बिस्तर के किनारे विचारमग्न बैठा। जो डायरी उसने अभी रहस्यमयी कमरे से ली थी वह उसके हाथ में थी। उसका पुराना चमड़े का कवर समय और उसमें रखी कहानियों का गवाह था। रोहन ने हर पृष्ठ को पलटा। माया देवी के टेढ़े मेढ़े लेकिन भावनात्मक शब्दों ने उसे झकझोर दिया। 15 जून। विक्रम सिंह ने सहयोग का प्रस्ताव रखा। उसने कहा कि यह हम दोनों के लिए अमीर बनने का एक अवसर है। मैंने उस पर विश्वास किया। मैंने अपनी सारी संपत्ति उसके हाथों में सौंप दी। और फिर 20 अगस्त, विक्रम और राजेंद्र ने मुझे धोखा दिया। उन्होंने सारा पैसा ले लिया, मुझे एक विशाल कर्ज के साथ छोड़ दिया। मेरा परिवार बिखर गया। मेरे पास कुछ नहीं बचा। 5 सितंबर। मैंने कसम खाई है कि मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी। विक्रम को कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं उसे वह दर्द महसूस कराऊंगी जो मैंने झेला है। रोहन ने इसे पढ़ा। उसके हाथ कांप रहे थे। क्या मेरे पिता ने सच में ये सब किया था? वह ऐसे व्यक्ति नहीं लगते थे। लेकिन फिर एक और पंक्ति ने उसे रोक दिया। 2 अक्टूबर। मैं उसके बेटे रोहन से मिली। एक भोला भाला लड़का जो अपने पिता के काले अतीत के बारे में कुछ नहीं जानता। मैं उसे अपनी योजना को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल करूंगी। लेकिन क्या वह यह सब भुगतने के लायक है? रोहन ने डायरी को कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखें लाल हो गईं। माया देवी के अंतिम शब्द शुद्ध घृणा के नहीं थे, बल्कि उनमें कुछ विरोधाभास था। उन्होंने उसका इस्तेमाल करने का फैसला किया था, लेकिन ऐसा लगता था कि उनमें अभी भी कुछ अपराध बोध था। रोहन और इंतजार नहीं कर सका। उसने माया देवी का फिर से सामना करने का फैसला किया। वह उनके कार्य कक्ष में गया। उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से भरी थीं। माया देवी, मैंने आपकी डायरी पढ़ी है। मुझे सच जानना है। मेरे पिता ने क्या किया और आपने बदला लेने के लिए मुझे क्यों चुना? माया देवी अपनी मेज के पीछे बैठी थी। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उनकी आंखों में थोड़ी हैरानी थी। उन्होंने धीरे से आह भरी, जैसे कि उन्होंने यह अनुमान लगा लिया हो कि ऐसा होगा। तुम सब कुछ जानना चाहते हो, है ना? उन्होंने कहा। उनकी आवाज नरम थी लेकिन फिर भी ठंडी थी। ठीक है। तुम्हारे पिता विक्रम सिंह कभी वह व्यक्ति थे जिन पर मैं सबसे ज्यादा भरोसा करती थी। उन्होंने न केवल मेरी संपत्ति ली, बल्कि उन्होंने वह सब कुछ भी नष्ट कर दिया जिसकी मैं कद्र करती थी। उन्होंने और राजेंद्र कुमार ने एक धोखाधड़ी की योजना बनाई जिसने मुझे सभी परिणामों को भुगतने के लिए छोड़ दिया। लेकिन यह पूरी कहानी नहीं हो सकती। रोहन ने विरोध किया। मेरे पिता एक बुरे इंसान नहीं हैं। उन्होंने हमेशा मुझे सिखाया कि मुझे सही तरीके से जीना चाहिए, कुछ भी अनैतिक नहीं करना चाहिए। उन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया? माया देवी ने अपनी भौहें सिकोड़ी। उनकी आंखें तेज हो गईं। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पिता एक अच्छे व्यक्ति हैं क्योंकि उन्होंने अपने अतीत को बहुत अच्छी तरह से छिपाया था, लेकिन तुम नहीं जानते कि उन्होंने ही मुझे मेरा पूरा परिवार खोने पर मजबूर किया। उन्होंने न केवल पैसा लिया, बल्कि उन्होंने मेरी शादी भी तोड़ दी।
मुझे गरीबी में धकेल दिया। रोहन को लगा जैसे उसके चेहरे पर एक तमाचा पड़ा हो। माया देवी के शब्द चाकू की तरह उसके दिल में सीधे चुभ रहे थे, लेकिन साथ ही उसने उस दर्द को भी महसूस किया जो उन्होंने सहा था। लेकिन मैं मेरे पिता नहीं हूं, रोहन ने कहा। उसकी आवाज़ भर्रा गई। मैंने जो किया है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। आपने मुझे इसमें क्यों घसीटा? माया देवी ने उसे देखा। उनकी आंखों में थोड़ी नरमी आई। क्योंकि तुम उनके बेटे हो। तुम एकमात्र चीज़ हो जिसे वह प्यार करते थे। अगर मैं चाहती थी कि वह उस दर्द को महसूस करें जो मैंने कभी अनुभव किया था, तो मुझे तुम्हें निशाना बनाना था। आप गलत थीं, रोहन ने कहा। उसकी आवाज़ भावनाओं से भरी थी। मेरे पिता का निधन हो गया है। वह अब कुछ भी महसूस नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप नफरत करती रहीं, तो आप ही हैं जो सारा दर्द झेलेंगी। रोहन के शब्दों ने माया देवी को एक लंबे समय तक चुप करा दिया। अंत में उन्होंने धीरे से आह भरी। उनकी आंखें विरोधाभास से भरी थीं। तुम सही हो सकते हो, रोहन, लेकिन तुम उस दर्द को नहीं समझते जो मैंने झेला है। यह आसानी से दूर नहीं होता। तुम चाहते हो कि मैं माफ कर दूं। ये उतना आसान नहीं है जितना तुम सोचते हो। रोहन ने उन्हें देखा। उसकी आंखें सहानुभूति से भरी थीं। माया देवी, मैं अतीत को नहीं बदल सकता, लेकिन हम वर्तमान को बदलने के लिए कुछ कर सकते हैं। अगर आप नफरत में जीती रहीं, तो आप कभी खुश नहीं होंगी। आपने पहले ही बहुत कुछ खो दिया है। मुझे उस दर्द का हिस्सा मत बनने दो। माया देवी ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उनकी आंखें नरम हो गई थीं। पहली बार रोहन को लगा जैसे उसने उनके दिल को छू लिया है। अगले कुछ दिनों में बंगले में माहौल धीरे धीरे बदल गया। माया देवी ने अब पहले जैसा ठंडा रवैया नहीं रखा। उन्होंने रोहन से बात करने में अधिक समय बिताया और उन कहानियों के माध्यम से वह उस दर्द और हानि को बेहतर ढंग से समझ पाया जो उन्होंने झेली थी। रोहन ने भी अपने पिता के बारे में सब कुछ स्पष्ट करने का संकल्प लिया। उसने राजेंद्र कुमार और अतीत के रिश्तों के बारे में और जानना शुरू कर दिया। हर सुराग उसे सच के करीब ले जाएंगे रहा था, लेकिन साथ ही उसने महसूस किया कि वह एक खतरनाक यात्रा पर निकल रहा है। एक सुबह जब रोहन लिविंग रूम में बैठा था, उसका फोन बजा। स्क्रीन पर एक अज्ञात नंबर से एक संदेश दिखाई दिया। अगर तुम अपने पिता के बारे में सच जानना चाहते हो, तो मुझसे रात 8 बजे ngok लैंड कैफे में मिलो, किसी को पता न चले। रोहन ने संदेश को घूरा। उसका दिल सवालों से भर गया। यह संदेश किसने भेजा था और वे उसके पिता के बारे में क्या जानते थे? उसने गहरी सांस ली, बैठक में जाने का फैसला किया। लेकिन वह यह भी जानता था कि आगे जो कुछ भी इंतजार कर रहा है, वह उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए पूरी तरह से बदल सकता है। गूगल सर्च सजेशंस। डिस्प्ले ऑफ सर्च सजेशंस इज रिक्वायर्ड व्हेन यूजिंग ग्राउंडिंग विद गूगल सर्च। लर्न मोर। कहानी 20 साल का लड़का 75 साल की औरत से शादी करता है। 20 वर्षीय लड़के और 75 वर्षीय महिला की शादी की कहानी का हिंदी रूपांतरण।